जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कल यहाँ तक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन तक किया था, जिसमें हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बता दें, मैं एक को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनीवन? क्लियर है सबको? जी स्टूडेंट्स, मुझे आवाज़ आएगी क्योंकि मुझे पता चलेगा आप लोग एक्टिव बैठे हुए हैं। यस सर। अनीसा की आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारी असाइनमेंट थी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन, ये रह गया था हमारा, और दिस इज़ द लास्ट टॉपिक और ऑफ दिस चैप्टर। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास एडवांटेज कौन कौन से यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे 2 एडवांटेज बताए गए हैं। नंबर 1, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। जिस तरह अभी आपने देखा था कि हमने एक लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल भी आपको प्रूव कराई थी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव किया था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो वो चीज़ बेसिकली क्या है, करेक्टनेस होती है इक्वेशन की, कि फिजिकली वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो कौन सी करेक्ट है, तो वो बोथ साइड को हमने सेम इक्वल करना होता है। जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया था वो भी इसी के ही एडवांटेज यहाँ पे कंसीडर की जाती है। उसका नाम अक्सर एग्जाम में लिया जाता है होमोजीनिटी। होमोजीनिटी मतलब सेम होना, इक्वेशन का सेम रहना। ठीक है, चेंज नहीं होगी इक्वेशन। जिस तरह हमने 2 इक्वेशन पढ़ी थी, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र डिवाइडेड बाई आर स्क्र, और दूसरी इक्वेशन थी एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र डिवाइडेड बाई आर। तो ये 2 इक्वेशन थी हमारे पास। इन 2 इक्वेशन में हमारे पास जो करेक्ट वन थी वो राइट वाली थी। तो वो हमने कैसे प्रूव किया, बाय डायमेंशंस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड होमोजीनिटी, जिसमें हम प्रूव करते हैं कि हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में है इफ़ फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर वो करेक्ट है तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो बिल्कुल सही है। वजह क्या है, कोई बता सकता है? यस एनीवन? इसमें क्या वजह है कि अगर डायमेंशनली करेक्ट कोई इक्वेशन हम प्रूव कर भी लेते हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेटली ठीक है। हम क्यों नहीं कह सकते ऐसा? यस एनीवन? आयशा, अनीसा, शान मोहम्मद, आयशा असलम, आयशा एहसान, अर्शमा, मुबीना, अकील, एनी आइडिया? नो आइडिया? Dimensionally inconsistent equation must be wrong. सर ये हो सकता है कि मतलब डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वो ठीक हो, लेकिन फिजिकली जब वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो तो ठीक ना हो, वो डिफरेंट हो। यस बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, दैट इज करेक्ट वन। You can say that if the equation is dimensionally correct but you are not focusing on a constant, तो जिस तरह अभी मैंने कहा था ना, कांस्टेंट को इग्नोर करना है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू इग्नोर हो रही है, तो वो हमें एग्जिस्टेंस उसकी पता नहीं चलती डायमेंशन में। एक कांस्टेंट वैल्यू की एग्जिस्टेंस हमें पता नहीं चलती किसमें, डायमेंशंस में। तो हम नहीं कह सकते कि वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि अगर उसमें 1/2 नहीं लिखा हुआ इक्वेशन में, सपोज मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताता हूँ, दैट इज़ 1/2 mv²। तो आप तो प्रूव करोगे काइनेटिक एनर्जी और इसको प्रूव करोगे, 1/2 तो एक निगलेक्ट हो रहा है। तो आपको क्या पता ये आएगा या नहीं आएगा, ये इक्वेशन में है या 3/2 लिखा हुआ है या 5/2 लिखा हुआ है। ये ऐसे भी तो लिखा हो सकता है कि आपके पास 2 इक्वेशन मैं आपको प्रूव करने के लिए दे दूँ समथिंग, जिस तरह के काइनेटिक एनर्जी की 2 इक्वेशन बना दूँ कि एक काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास 3/2 दैट इज़ mv², और दूसरी मैं बना दूँ कि काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। तो आपको कैसे पता चलेगा डायमेंशनली कि ये इक्वेशन करेक्ट है या ये वाली इक्वेशन करेक्ट है?
क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू तो यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं हम डायमेंशंस में, तो वो तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो दैट इज़ अ फिजिकल एनालिसिस, और उस फिजिकल एनालिसिस को बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटल से ठीक कह सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके लिए। जी क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट मूविंग सेकंड एडवांटेज, ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला। एडवांटेज तो है लेकिन उसके नुकसानात भी हैं, ठीक है, उसको हम परफेक्टली वो नहीं कह सकते। तो हम एक परफेक्ट फार्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है। इस डायमेंशन की मदद से अगर हमें पता चल जाए कि फोर्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सपोज वो डिपेंड करता है मास पे, एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी पे, ठीक है, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो इन तीनों का रिलेशन की मदद से हम डायमेंशन प्रूव कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड की। तो वो तब इक्वल आएगी जब इन तीनों में से हमें पता चलेगा कौन सी को निगलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए ये 2 आती हैं, तो ये अगर इसको किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। तो वो हमें ईजिली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसकी भी लिमिटेशंस हैं। डायमेंशन एनालिसिस वेरी यूजफुल इन डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप अमंग द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो जिस तरह यहाँ पे भी वही बात है कि यहाँ पे भी अगर ड्राइव कर रहे हो कोई भी पॉसिबल फार्मूला, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा। तो कांस्टेंट हमें नहीं पता कि कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी वही लिमिटेशंस हैं कि हमें कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता होती कि कौन सी लगेगी, तो हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से ये कांस्टेंट की वैल्यू आती है। एनी कन्फ्यूजन? जी, कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है? दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। यस प्लीज। सर इनकी लिमिटेशन No, sir. दोबारा बता दें। जी, लिमिटेशंस बेसिकली हमारे पास ये थोड़ा लेंथी ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूँ। तो आप, मैंने अक्सर कहा है कि आपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ देखनी है, ठीक है। यू हैव टू लर्न कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि ऐसे बेस्ड स्टडी है आपकी, तो इस वजह से आपने कॉन्सेप्ट अपने लिखने होंगे। तो यहाँ पे लिमिटेशंस में बता रहा था, दोनों के लिमिटेशंस में कांस्टेंट जो आ रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट को हम डील नहीं कर सकते। तो अगर फार्मूले में कांस्टेंट कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, 1/2, 3/2, 5/2, आपको क्या पता वो, क्योंकि उसकी डायमेंशन नहीं होती, तो वो हम कैसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। वो एक्स इंक्लूड डायमेंशन में नहीं होता। तो जब वो नहीं इंक्लूड होता तो हमें इक्वेशन से ही नहीं पता चलेगी कि वो सही इक्वेशन है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगी, उसकी लिमिटेशन को हम ख़त्म भी कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देते हैं, कोई भी, जिस तरह फोर्स का फार्मूला है, तो मैं उसको ma मैथ रखता हूँ, एक्सेलरेशन वहाँ पे रखता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर अगर सेम आता है तो हम कहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अगर नहीं आती तो नहीं आएगी कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। फिजिकली हम उसको नेचर उसकी नहीं बता सकते कांस्टेंट। क्लियर? Yes, sir. यस, एनी कन्फ्यूजन इन दिस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो इसकी जो एक्सरसाइज होगी, मैं बता चुका था पहले भी, ये जो एक्सरसाइज होगी ये आपको असाइनमेंट की फॉर्म में दूंगा। वजह ये है कि असाइनमेंट देने की कि आप लोग इनको खुद से, क्योंकि चैप्टर तो आप एक दफ़ा मैं समझा चुका हूँ, एक दफ़ा रीड करवा चुका हूँ, जब तक आप खुद उसको आंसर नहीं करेंगे, चैप्टर के अंदर से ही आंसर होंगे, ऑब्वियसली बात है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी में आंसर होंगे, तो अब तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए वो असाइनमेंट के फॉर्म में होंगे, और वो असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट करवानी होगी। मैं जैसे जैसे अपलोड करता रहूँगा वो असाइनमेंट आप मुझे सबमिट करवाते रहेंगे, जो एक्सरसाइजेज होंगी, ठीक है। और जैसे ही असाइनमेंट आप सबमिट करवाएंगे, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, इज़ देयर एनी क्वेश्चन, देन आई कैन एक्सप्लेन इन द लेक्चर, ठीक है। मैं लेक्चर्स में उसको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन असाइनमेंट के बाद। क्लियर? Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है पूछ लें, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। फिर भी एक दफ़ा इस चैप्टर को देख लीजिएगा, अगर चैप्टर में कोई कमी पेशी रहेगी हो, मतलब आपको कुछ समझ रह गया हो, ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग है, सारी हैं, तो उनमें आप देखिएगा,
फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।